न्यूज़ कह रही प्राइवेट मेंबर्स बिल। एक मिनट। तो चलिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम न्यूज़ को समझ लें। न्यूज़ है प्राइवेट मेंबर्स बिल टू अमेंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेनर। एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है, ठीक है ना। एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया गया है जो भारत के संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना को अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव रखता है। अब ये हम समझेंगे सब कुछ कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, इससे और सामान्य बिल या पब्लिक बिल में क्या अंतर होता है और अभी क्या है। देखिए, एक बीजेपी के आपको दिखेंगे मेंबर दिखेंगे, राज्यसभा के हैं, इनका नाम है केजी अल्फांजो, ठीक है ना, अल्फॉन्स, ठीक। तो केजी अल्फॉन्स साहब जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने अभी क्या किया है, एक बिल पेश किया है और इन्होंने इस बिल के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रियम्बल या प्रस्तावना में संशोधन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, प्रस्ताव रखा है। तो चलिए इन्होंने क्या कहा है। अब हमको अभी बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्फांस साहब ने प्रस्तावना में कौन सी बातें सुधार करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि जब तक ज़्यादातर जो आप किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब संशोधन हो जाता है या मैं कहूँ कि वो बिल एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन एक दो टर्म हम समझ लेते हैं। देखिए, इनका जो पहला सुझाव है, इन्होंने किस चीज़ के लिए संशोधन करने के लिए कहा है। इन्होंने कहा है कि भारत के संविधान में ये जो सोशलिस्ट शब्द यूज किया गया है, सोशलिस्ट या आप कह दो कि समाजवादी एक विचारधारा है, तो किसी विचारधारा की तरफ संविधान का झुकाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि समाजवादी होना संविधान में उचित नहीं है क्योंकि ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी है, तो हमारा संविधान किसी भी आइडियोलॉजी के साथ नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसको हटाकर इक्विटेबल कर दो। समाजवादी को जब मूल संविधान बना था तो ये सोशलिस्ट शब्द जो आप सुनते हो ये मूल संविधान में शामिल नहीं था। आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस शब्द को भारत के संविधान में शामिल किया था। एक दो इन्होंने और भी चीजें सुझाई हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट हो गया, ये विवाद हो गया, आप देखेंगे कि बहुत भयंकर इनका विरोध शुरू हो गया, राज्यसभा में काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया। तो बेसिकली इनका जो सबसे ज्यादा बड़ा विवाद हुआ वो सोशलिस्ट शब्द को ही लेकर हुआ। तो हमने इसको बस देख लिया है कि कुछ इस प्रकार के इन्होंने कुछ संशोधन सुझाए हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप कि हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस न्यूज पर आओगे तो यहां पर आपको एक टर्मिनोलॉजी दिखेगी, प्राइवेट मेंबर बिल। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर ये प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है और अभी इसका क्या महत्व है। तो देखिए, हमको पता है कि जब किसी मंत्री के द्वारा कोई बिल लेकर आया जाता है तो उसको पब्लिक बिल बोला जाता है। मंत्री के अलावा जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उन सभी सांसदों को हम प्राइवेट मेंबर बोलते हैं और उनके द्वारा यानी प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो बिल लेकर आया जाता है हम उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भाजपा का कोई सांसद अगर बिल लाएगा तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जितने मंत्री हैं अगर आप उनको हटा दो तो बाकी बचे हुए जो भी सांसद होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों या आरजेडी के हों या जेडीयू के हों, वो सभी कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर, ठीक। और इनके द्वारा जो भी बिल लाया जाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये क्या है, जो अल्फांस साहब हैं ये बेसिकली भाजपा के सांसद तो हैं लेकिन क्या है, ये मंत्री नहीं है। तो इस बात को गौर करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स के संदर्भ में कुछ विशेष चीजें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे इसको लाने के पहले 1 महीने का नोटिस देना जरूरी है, यानी 1 महीने पूर्व नोटिस के बाद ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है सदन में। दूसरी चीज है कि प्राइवेट मेंबर बिल पर जो भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है या इस पर डिस्कशन होता है, यानी जब भी इसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है और जब भी इस पर डिस्कशन होगा तो वो केवल फ्राइडे को होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमको याद क्या रखनी है, पहली चीज कि मंत्रियों के अतिरिक्त अगर कोई सांसद बिल लाता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। दूसरी चीज क्या है, इस प्राइवेट मेंबर के लाने के लिए 1 महीने पूर्व का नोटिस देना जरूरी है और इसको केवल शुक्रवार को या फ्राइडे को ही प्रस्तुत किया जा सकता है या इस पर
डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये जो अल्फोंस साहब हैं, केजी अल्फोंस जिनको हम नाम से जानते हैं, ये बेसिकली भाजपा के तो हैं, लेकिन ये क्या होगा कि मंत्री नहीं है, तो इसलिए इनको भी प्राइवेट मेंबर कह सकते हैं। अब बात आती है कि अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर ये बिल रिजेक्ट हो गया, अगर सामान्य बिल या पब्लिक बिल रिजेक्ट हो जाए, तो वहां पर सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या आपके ऊपर सदन का विश्वास है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के मतलब आप ये समझ लो, रिजेक्शन पर किसी भी प्रकार का सरकार के ऊपर दबाव नहीं आता है, ना तो उसको रिजिग्नेशन देना पड़ता है, ना ही उसको पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस हासिल करना पड़ता है। तो ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। तो ये बिल अगर रिजेक्ट हो जाए तो सरकार पर इसका कोई भी खासा असर होता नहीं है। अब होता है कि इसका अंत क्या होता है प्राइवेट मेंबर बिल का। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल होता है तो इसकी आप दो प्रोसेस के माध्यम से इसको देख सकते हो। पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि प्राइवेट मेंबर बिल पर अगर चर्चा होती है, 1 महीने की पूर्व नोटिस के बाद जब इसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद जब इस पर चर्चा होती है, तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपको दिख सकती हैं। पहली प्रोसेस है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट बिल है तो हो सकता है कि ये पास हो जाए और ये धीरे से कानून बन जाए। दूसरी प्रोसेस क्या है कि इस पर जब चर्चा हो जाती है और बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं, तो मंत्री जो होते हैं वो कहते हैं कि इसको मतलब जिस व्यक्ति ने या जिस सांसद ने इस बिल को पेश किया है उससे कहते हैं कि कृपया करके आप इस बिल को वापस ले लीजिए। तो वो सांसद इस बिल को वापस ले लेता है, तो या तो ये कानून बन जाएगा, बहुत कम चांस होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि या तो क्या होगा कि मंत्री साहब कहेंगे कि भाई साहब आप इस बिल को क्या करो, आप इसको बिल को वापस ले लो। क्या भारत में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं? जी बिल्कुल पास हुए हैं, लेकिन बहुत कम। और अगर हम लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें तो 1970 यानी 1970 के आसपास लगभग पास हुआ था। तो ये चांस काफ़ी कम होता है। ये एक प्रकार की पॉलिटिक्स कह सकते हो या माहौल बनाने का तरीका भी कह सकते हो। अब ये तो बात हो गई प्राइवेट मेंबर बिल की। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रियम्बल पर। देखिए, अब बात ये आती है कि क्या प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है या अमेंडमेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग, बहुत सांसदों का मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि सरकार जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है संविधान का, मूलभूत ढांचा होता है, उस पर हमला कर रही है। तो चलिए समझते हैं कि क्या भारत के संविधान में प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, अगर हम प्रियम्बल का इतिहास समझें तो एक बड़ा मुद्दा था संविधान लागू होने के बाद से कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो बाद में आप देखोगे कि ये एक बड़ा मुद्दा बनता रहा, राजनीतिक मुद्दा भी बना। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपको अगर संविधान संशोधन करना है तो आपको आर्टिकल 368 या अनुच्छेद 368 के माध्यम से करना पड़ेगा, पहली चीज है। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, उसमें प्रियम्बल भी शामिल है। फिर से बोल रहा हूं कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 368 के माध्यम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हो, बशर्ते एक शर्त लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस आपका संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को हानि ना पहुंचाए, यानी संविधान का जो आधारभूत ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई हानि ना पहुंचाए। अब बात आती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर कोई स्थायी शब्द नहीं है, ये समय समय पर बदलता रहता है। बस आप ये समझ सकते हो आसान शब्दों में, जो बेसिक स्ट्रक्चर की फिलॉसफी है वो ये है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की जो आत्मा बनाई है, आत्मा संबंध मतलब कि जैसे हमको पता है कि आर्टिकल 40 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि आर्टिकल 17 मिलेगा आपको कि मतलब अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये संविधान की मूल आत्मा है। आप संविधान में संशोधन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप संविधान में संशोधन करके मूल आत्मा ही ना बदल दो। क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोग समान होंगे, आप आर्टिकल 14 ही बदल दो। तो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है उसमें कुछ मत छेड़छाड़ करिए, आप जो भी संशोधन करना हो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये
संविधान की प्रस्तावना का मामला है। तो कुछ जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, वो गलत है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है या नहीं है, इसकी घोषणा की या इसकी जांच की जो अंतिम जिम्मेदारी है वो उच्चतम न्यायालय की है, सुप्रीम कोर्ट की है। तो वो अलग एक राजनीतिक मामला हो गया है, उस पर हम इतनी डिबेट नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना को कभी संशोधित किया गया है? तो जी बिल्कुल किया गया है। आज तक भारत के इतिहास में हमारी प्रियम्बल को केवल एक बार संशोधित किया गया है, और संशोधित किसके माध्यम से किया गया है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। तो इस बात को याद रखिएगा, किसके माध्यम से किया गया है? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। और कब किया गया है? 1976 में किया गया है। और 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें एक तो आपका सोशलिस्ट हो गया, फिर हो गया सेकुलर या पंथ निरपेक्ष, और फिर एक हो गया था इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो बेसिकली ये तीन चीजें जिसको हम सपा नाम से भी याद रखते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, या सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, इनको संशोधित करके भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो आज तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार आप देखोगे कि संशोधन किया गया है। अब बात आती है कि अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल है, तो अब हम एक और अच्छे से इसको समझने के लिए पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में अंतर समझ लेते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको मतलब समझाता चलूंगा। पहला पॉइंट है कि जो पब्लिक बिल है वो किसी मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अगर आप प्राइवेट बिल की बात करोगे तो अदर देन अ मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर के अतिरिक्त कोई भी एमपी अगर बिल को पेश करता है तो उसको बोलेंगे प्राइवेट बिल। दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो पब्लिक बिल है जिसको मंत्री पेश करते हैं, ये किसी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी की या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको प्रदर्शित करता है। जबकि जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है ये स्टैंड ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑन पब्लिक मैटर। सामान्यतः आप देखोगे कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो विपक्षी दलों द्वारा लाए जाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि किसी खास मुद्दे पर विपक्षी दल का स्टैंड क्या है, बस इसका इतना सही एक औचित्य होता है। थर्ड पॉइंट है, इसका जो है पब्लिक बिल का ग्रेटर चांस होता है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसका देखें प्राइवेट मेंबर बिल का लेसर चांस होता है पास हो जाए, क्योंकि सामान्यतः जो कार्यपालिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। अब सीधी सी बात है कि जब आप देखोगे कि जो भी प्राइवेट मेंबर बिल है सामान्यतः तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अब आपको पता है कि लोकसभा में, सरकार में वही होता है जिसके पास बहुमत है। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल अगर विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके पास होने के चांस कम है, वही ये बता रहा है। फोर्थ पॉइंट आ जाइए। तो फोर्थ पॉइंट में हमको एक चीज पता चलता है कि अगर ये बिल रिजेक्ट हो जाए तो यहाँ पर 2-3 समस्याएं सरकार के लिए आती हैं। ये माना जाता है कि सरकार ने संसद का विश्वास खो दिया है या सदन का विश्वास खो दिया है, एंड रिजिग्नेशन या इस्तीफे तक की नौबत आ जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की कोई समस्या नहीं है, हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रिजिग्नेशन। यानी अगर प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पास होता, जैसे अभी अल्फोंस साहब का बिल नहीं पास हुआ है, तो सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो बस यही ये पॉइंट कह रहा है। पांचवा पॉइंट देखोगे, ये जो है पब्लिक बिल है 7 डेज की एडवांस नोटिस पर लाया जाता है। 7 दिन अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो 7 दिन पहले की नोटिस देनी पड़ेगी। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी 1 मंथ नोटिस आपको देनी पड़ेगी, 1 माह पहले की। उसके बाद क्या है कि इस बिल को ड्राफ्ट कौन करता है? जो सरकार बिल लेकर आती है, पब्लिक बिल जिसको बोलते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट से संबंधित बिल होता है, जैसे मैं कहूँ कि अगर एक मान लो आप कि गृह मंत्रालय के ऑफिशियल लैंग्वेज यानी होम मिनिस्ट्री के एक विभाग यानी ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट के द्वारा कोई बिल लाया गया है, तो वो बिल पहली बात तो वो डिपार्टमेंट बनाएगा गृह मंत्रालय का, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, आधिकारिक भाषा विभाग। उसके बाद उस बिल को कानूनी दांव पेच से बचाने के लिए जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है उससे सलाह कर लेगा, ताकि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये किसी कानूनी दांव पेच में ना फंस जाए। ऐसा ना हो कि बाद में कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट इसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल को जो मेंबर लेकर आता है वही इस बिल की ड्राफ्टिंग करता है।